बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोरोजन। और कोरोजन क्या है इसको हमने पढ़ना है, और उसके साथ आपको ये हेडिंग नजर आ रही है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये दो टॉपिक्स हैं बेसिकली जो आपको इस एक वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोजन क्या है। कोरोजन एक केमिकल प्रोसेस है। कोरोजन इज अ केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई मेटल की अपर सरफेस जो है वो डैमेज हो जाती है। किसी भी धात की ये एक मेटल की अपर लेयर है और इसके ऊपर आपने कोई कोटिंग की हुई है, कलर किया हुआ, रंग किया हुआ है, और ये रंग जो है कहीं से अगर डैमेज हो जाता है, ये देखें ये डैमेज हो गया ये कलर यहाँ से, तो इसकी ये सरफेस अपर जो है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो किसी मेटल की अपर सरफेस का डैमेज होना, और बुक में यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल, वो एक ही बात है कि ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल, कि धात का खाया जाना, खाया जाने से मुराद के खराब होना। और वो खराब क्यों हो रही हैं? ड्यू टू सराउंडिंग मीडियम, अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो उस मेटल की अपर सरफेस को डैमेज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। अब सिंपली हम डिफाइन करें तो क्या कहेंगे कि किसी धात की अपर सरफेस का डैमेज होना ड्यू टू इट्स सराउंडिंग मीडियम, अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से, और वही बाइस बनते हैं इसके खराब होने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। तो आपको कोरोजन के साथ जो हेडिंग नजर आ रही है वो हेडिंग क्या है? बेसिकली वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन क्या है? एक मेटल होती है, और रस्टिंग से क्या मुराद है? जंग का लगना। अब जंग क्या है? बेसिकली आयरन की ही जो अपर सरफेस है, ये आयरन है और फर्ज करें ये इसके ऊपर एक कलर की हमने शीट बनाई हुई है, रंग किया हुआ है, तो ये अगर डैमेज होती है ये इसकी अपर सरफेस, तो ये जो आयरन है ये भी खराब होना शुरू हो जाती है, इसकी भी कोरोजन होना स्टार्ट होती है। और जब आयरन की कोरोजन होती है तो उसके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं रस्टिंग का। यानी आयरन का खराब होना या आयरन का डैमेज होना क्या कहलाता है? कोरोजन या रस्टिंग। स्पेसिफिकली हम रस्टिंग का वर्ड यूज करते हैं, और उसकी उर्दू क्या है? जंग का लगना। तो सिंपली हम कहेंगे कि जब लोहे को जंग लग रहा होता है तो वो भी एक कोरोजन का प्रोसेस है। अब इसमें समझने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं कि हम इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर की जो पहचान है वो दो रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हम हर अपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ के आए हैं। वो दो रिएक्शन कौन से हैं? वो एक रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन, और दूसरा रिएक्शन कौन सा है? रिडक्शन है। तो इन दोनों रिएक्शंस को जब हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? रिडॉक्स कहते हैं। तो अब इस रिडॉक्स का लोहे को जंग लगने में क्या रोल है, और बहुत बड़ा रोल है। यानी आप कह सकते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से होता है। मींस यहाँ रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। हाँ, इसमें बैटरी यूज नहीं होती है, कोई सोर्स ऑफ करंट यूज नहीं होता, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उस लोहे की सरफेस को डैमेज कर सकते हैं बगैर करंट दिए। तो इसीलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लोहे को जंग लगने की कंडीशन क्या क्या होती हैं। आया जंग किन कंडीशन में लगता है? रस्टिंग किन कंडीशन में होती है? तो पहली कंडीशन क्या है कि लोहे की सरफेस के ऊपर पानी का होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि लोहे की सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और ये भी बात जहन में रखनी है कि अकेला पानी नहीं जंग लगा सकता और अकेली ऑक्सीजन जंग नहीं लगा सकती। तो फिर कैसे? जब ये दोनों चीजें इकट्ठी मिलती हैं, यानी ऑक्सीजन और पानी जब इकट्ठा एक्ट करता है किस पर? आयरन पर,
तो तब आयरन में क्या स्टार्ट होती है, रस्टिंग स्टार्ट होती है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि क्या पानी चाहिए रस्टिंग के लिए या ऑक्सीजन चाहिए या दोनों चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या है, दोनों। व्हेन बोथ ऑफ दे कंबाइन कलेक्टिवली एंड वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन, देन आयरन विल बी रस्टेड, तब लोहे को जो है जंग लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब ये तो एक कंडीशन है। कहते हैं कि सम टाइम अगर कोई एसिड अगर इन्वॉल्व हो जाए तो रस्टिंग का प्रोसेस और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एसिड जो है वो वैसे ही कोरोसिव होते हैं, खराब कर सकते हैं किसी भी मेटल की सरफेस को। तो रस्टिंग एक पहले ही खराब हो रही है कोई धात, तो अगर इसमें एसिड इन्वॉल्व हो जाए तो जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो सकता है, तेज हो सकता है, किसकी मौजूदगी में, किसी भी एसिड की मौजूदगी में। और यही वजह है, यहां पर एक एसिड का जिक्र है जिसका नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर, कार्बोनिक एसिड। इसने भी इन्वॉल्व होना है, हम आगे चल के देखेंगे कि ये भी जंग लगने में मददगार साबित हो रहा है। अब ये कार्बोनिक एसिड हवा में बनता कैसे है? आपको पता है हवा में पानी मौजूद होता है और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं तो ये बनता है H2CO3। ये जो H2CO3 है इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और इसी कार्बोनिक एसिड ने टूटना भी होता है, ये देखें ये टूटता है H2CO3। जब ये टूटता है तो फिर इस तरह की कंडीशन में नहीं टूटता बल्कि आयंस बन के टूटता है। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूं तो ये असल में हाइड्रोजन आयन इसमें से निकलते हैं और 4 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ बैलेंस करने के लिए। ये देखें ना 2 2s are 4, तो 4 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं और 2 कार्बोनेट आयन, ये क्या लिखेंगे CO3-2, ये कितने प्रोड्यूस होते हैं, 2। तो इस तरह से कार्बोनिक एसिड के ये जो हाइड्रोजन आयन है इन्होंने जंग लगने के अमल को स्पीड अप करना है, तेज करना है। ये होगी इसकी कंडीशन की बात। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे इसमें कोई बैटरी तो इन्वॉल्व नहीं हो रही लेकिन फिर भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं, तो असल में ये जो रिएक्शन स्टार्ट होता है, जंग लगने का अमल स्टार्ट होता है, वो एक छोटे से पॉइंट से होता है। उस पॉइंट पर क्या होता है कि जब किसी मेटल की जो कोटिंग सरफेस, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर हमने धात को कोट किया होता है, लेकिन अगर किसी वजह से कोटिंग सरफेस डैमेज हो जाए, फर्ज करें ये डैमेज हो गई, तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन गई है कि ऑक्सीजन अंदर जा सकता है, पानी अंदर जा सकता है या कोई एसिड अंदर जा सकता है। तो वो पहला नुक्ता या वो पहला हिस्सा जहां पर ऑक्सीजन कोई सरफेस कोटिंग हो जाए तो वहां पर ये ऑक्सीजन और पानी सब कुछ अंदर जा सकता है, वो है जंग लगने का अमल के स्टार्ट होने का पहला जरिया। तो यही वजह है उस हिस्से को हम एनोडिक रीजन नाम देते हैं, यानी एनोड, पॉजिटिव कैरेक्टर वाला एनोड, जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन में एनोड और कैथोड पढ़ा है, तो उसको हम एनोडिक रीजन का नाम देते हैं। और वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते जाते हैं, पूरे नीचे मेटल की सरफेस में फैल जाते हैं और जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पर रिडक्शन हो रही होती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इसकी एनोडिक कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है। और ये इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस के अंदर जिधर जिधर मूव करके जाते हैं, यहाँ मूव करते हैं, फर्ज करें यहाँ मूव करते हैं, तो वहां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिडक्शन कर रहे होते हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन मूव करके जाते हैं वहां रिडक्शन हो रही होती है। और ये हम अपने पिछली वीडियोज में भी पढ़ के आए हैं कि रिडक्शन जहां पर होती है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो इस मेटल की सरफेस या इस लोहे की सरफेस के वो हिस्से जहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स ने पहुंचना है और रिडक्शन करनी है, उनको हमने कैथोडिक रीजन का नाम देना है। तो देखें दोनों रीजन डेवलप हो जाते हैं। वो पहला हिस्सा जहां पर आयरन ने टूटने का अमल शुरू करना है वो एनोडिक रीजन होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और वो दूसरा हिस्सा जहां पर उस आयरन के निकले हुए इलेक्ट्रॉन ने ऐड होना है वो हमारा कैथोडिक रीजन होगा। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन एक वक्त में हो रहे होंगे, इसीलिए हम कहेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज इटसेल्फ अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम अपने रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। ये सारी इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, इसकी कंडीशन पता होना चाहिए, एसिड की मौजूदगी में पता होना चाहिए, एसिड बनता कैसे है और ये फिर इन्वॉल्व कैसे होता है, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं।
सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जहां एनोडिक रीजन में इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, असल में वो कहां से निकल रहे होते हैं, वो आयरन का जो एटम है, जो यहाँ आयरन की सरफेस है, ये वाली यहाँ आयरन के जो एटम है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देने। और इलेक्ट्रॉन जितने मैंने आपसे बताया हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उस पर उतने चार्जेस आ जाते हैं। तो एक आयरन एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? 2। इसलिए आयरन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस का 2। जब प्लस का 2 चार्ज आ जाता है तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होता है? रिमूव हो रहा होता है। तो इस हिस्से को हम क्या नाम देंगे? जहां पर ये पहला रिएक्शन स्टार्ट होगा, एनोडिक नाम देंगे, एनोडिक रीजन नाम देंगे। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि एक आयरन का एटम नहीं इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन में शुरू में, बल्कि 2 आयरन के एटम इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 अगर आयरन के एटम है तो इलेक्ट्रॉन एक में से 2 निकल रहे हैं, तो 2 में से कितने निकल रहे होंगे? 4 निकल रहे होंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ भी 2 आयरन आयन है, एटम है, तो यहाँ 2 आयरन आयन बनेंगे। तो ये हमारा पहला रिएक्शन है जहां पर क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन हो रही होती है आयरन के एटम की। दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है? दूसरी तरफ चूंकि पानी भी वहां पर पहुंच जाता है, पानी तो हर वक्त हवा में मौजूद है, तो ये पानी का जो रिएक्शन हो रहा होता है, पानी ने टूटना होता है और पानी टूटकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पानी के, अगर मैं यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल लिखता हूं तो 4 ही हाइड्रोजन आयन बनेंगे और 4 ही हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। तो इस पानी ने इन्वॉल्व होना है उसके जंग लगने के अंदर। लेकिन अब एक अहम बात क्या मैंने लगाऊं कि ये पानी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि ये अगले रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इससे पहले ये मैंने आपको सिर्फ बताया है लेकिन इरेज कर दिया, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है जंग लगने में, बल्कि क्या होता है, फर्स्टली जो इन्वॉल्व होती है वो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है और साथ ये जो हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, ये 4 जो मैंने कहा कि कार्बोनिक एसिड से आ रहे हैं, उन्होंने इन्वॉल्व होना होता है। ये 4 हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे 4। और अगली चीज क्या है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आयरन एटम से निकल आ रहे हैं, इन्होंने इन्वॉल्व होना है। तो अब आप देखें, यहाँ एरो लगाता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं कि इस हाइड्रोजन आयन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो और ये रिएक्शन कौन सा हो रहा होगा? जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और ये जिस हिस्से पर हो रहा होगा आयरन की सरफेस के अंदर, उस हिस्से को आप क्या नाम देंगे? कैथोडिक का नाम देंगे। तो होगा क्या, मैं इस 4 हाइड्रोजन आयन को सेपरेट लिखता हूँ। ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन आयन, ये तीसरा और ये चौथा। और हर हाइड्रोजन आयन पर प्लस का चार्ज ये शो कर रहा है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कमी कैसे पूरी होगी? ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके सामने लिखे हुए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, ये भी हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, ये भी हाइड्रोजन एटम बन जाएगा और ये भी हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। अब ये आपके सामने 2 ऑक्सीजन लिखी हुई हैं, ये 2 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? H2 बनता है। ये 2 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? H2 बनता है। अब इस H2 के साथ ऑक्सीजन आपके पास 2 हैं, एक यहां मिल जाएगी और एक यहां मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि क्या बन जाएगा? 2 पानी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब ये है वो पानी का मॉलिक्यूल जिसने अगले रिएक्शन में इन्वॉल्व होना है और जंग लगाना है। यानी पहला जो पानी का मॉलिक्यूल मैंने कहा था जंग लगने के लिए जरूरी है, वो यूज हो जाता है कार्बोनिक एसिड बनाने में, और उस कार्बोनिक एसिड के हाइड्रोजन आयन फिर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इधर। और ये जो पानी बना है ये वाला, इसने अब प्रॉपरली जंग लगाना है। अब आपके सामने ये 2 रिएक्शन लिखे हुए हैं जिसमें एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी तरफ रिडक्शन हो रही है। और इस रिएक्शन को जब हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो आपने सिर्फ क्या लिखना है? इसको इकट्ठा लिख देना है। 2F ही आपके पास है, उसके बाद 2 ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं और साथ क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? 4 हाइड्रोजन आयन इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने ना इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर शो किया, यानी इधर शो करना ना उस तरफ शो करना है, क्योंकि इंटरनली यहां से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें ऐड होते रहेंगे। तो ये एक इक्वेशन में चूंकि हमने शो करना है तो हमारे पास क्या बनेगा? आयरन के 2 आयन बनेंगे और 2 पानी के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। अब हमारा फाइनल रिएक्शन होने लगा है, यानी अभी तक जंग का प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन प्रॉपर आप जंग देख नहीं सकते, जंग लगा नहीं है।
उसके लिए आप देखिएगा क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक तो ये आयरन का आयन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, साथ फिर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी। ये वाली जो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुई थी वो पानी बनाने में खर्च हो गई, ठीक है, मैंने आपको हालांकि कंडीशन बताई है। तो पहली जो ऑक्सीजन यूज हुई है वो पानी बनाने में खर्च हुई है। दूसरी जो ऑक्सीजन यहाँ मैंने लिखी है ये है जंग लगाने में खर्च होगी, तो ये दूसरी ऑक्सीजन है। और साथ यहाँ पे लिखना है पानी फिर इन्वॉल्व। अब ये वाला पानी इन्वॉल्व होगा जो यहाँ से बन के आया है, लेकिन यहाँ कोरोजन के अमल में मैंने बताया था कि ये अपर सरफेस का डैमेज होना, और ये भी याद रखिएगा कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है, इसलिए हम किसी भी एटम की तादाद को फिक्स नहीं करेंगे। इसलिए पानी के साथ आप क्या लिखें देखेंगे, लिखा हुआ 2+n लिखा हुआ है और ऐसे ब्रैकेट बनी है, विच मीन्स कि पानी की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, ये इन्वॉल्व होती रहेगी और जंग लगने का अमल तेज होता रहेगा। साथ ऑक्सीजन कम इन्वॉल्व होती है, इसलिए आपके यहाँ पे लिखा होगा 1/2, मीन्स ये बैलेंस करने के लिए लगा है। तो अब देखिएगा हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसमें कौन कौन सी चीज बनेगी। आपके पास बनेगा Fe2O3.NH2O। ले जी, ये एक नया मॉलिक्यूल बना है और इस मॉलिक्यूल को आप क्या कहेंगे कि ये रस्ट है। यानी इसमें भी देखें N है, इधर भी N है, ना यहाँ पानी की जो मिकदार कंफर्म है और ना यहाँ, मींस ये पानी मुसलसल आता रहेगा तो जंग लगने का अमल मुसलसल होता रहेगा। और इसके साथ जो चीज इजाफी निकलती है वो क्या निकलती है, 4 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, जो यहाँ से आए थे वो वापस से निकल गए। अब हो सकता है ये 4 हाइड्रोजन आयन नए अगले आने वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए जो साथ साथ रिएक्शन मुसलसल चुके हो रहा है, या हो सकता है ये दोबारा इसके साथ मिलके ये वापस से कार्बोनिक एसिड बन जाए, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे और ये जंग का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जंग का मॉलिक्यूल अगर एक दफा बन गया तो फिर इसने बनते रहना है, तो फिर क्या होगा, ये सारी सरफेस ऊपर से डैमेज हो जाएगी और ये सारा जो है रस्टिंग हो जाएगी हर तरफ। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में देखा कि जंग लगने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, जंग का अमल क्यों होता है, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का नतीजा है, एक एनोडिक रीजन बनता है और जहां इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, फर्ज करें यहाँ ऐड हो रहे हैं तो इसे आप कैथोडिक रीजन कहते हैं। तो इस तरह से कैथोड भी हो जाती है, एनोड भी हो जाता है, रिडक्शन भी हो जाती है, ऑक्सीडेशन भी हो जाती है और ओवरऑल हमारे उस आयरन की सरफेस के अंदर तक जंग पहुंच जाता है। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट अपना लेक्चर है, नेक्स्ट टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।